हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल इको फ्रेंडली सीमा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी मेजर पेपर जियोग्राफी का सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर का नाम आप सभी का है सुदूर संवेदन के तत्व एवं भौगोलिक सूचना तंत्र, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS। ये पेपर का नाम है। आप सभी को बीए 5th सेमेस्टर में ये पेपर पढ़ना है। ठीक, तो इस पेपर में हम सभी क्या आगे क्या देखेंगे आपको बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ऑड सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर में आप सभी का एग्ज़ाम थ्योरी होने वाला है, रिटन होगा। ठीक, ऐसे तो MCQ बेस्ड होता था, इवन वाले में MCQ बेस्ड होता है, जो है OMR पर देना होता है। 75 क्वेश्चन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब इसमें 5th सेमेस्टर में आप सभी को थ्योरी देना है। तो थ्योरी किस तरीके से हम लिखेंगे, ये आपके बुक के जो कंटेंट है, इस बुक के कंटेंट के जरिए आप कैसे क्या आंसर देंगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप सब दिया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे सुदूर संवेदन का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, क्षेत्र एवं ऐतिहासिक विकास क्या होता है, ये हम सभी इस चैप्टर में बुक के कंटेंट में देखेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी पहले से ही जो है जियोग्राफी पढ़ते हैं, तो आप सभी का सिलेबस पूरे 6 सेमेस्टर तक का देख लिया होंगे आप सभी। ठीक, तो इसमें हम रिमोट सेंसिंग एंड स्कोप इसका क्या होता है, इसको हम देखेंगे। ठीक, तो अब इसको देखने से पहले आप सभी एक बार बता दीजिए कि आप सभी ने क्या बुक ली हुई है। अगर नहीं ली हुई है तो मेरे चैनल पे बुक का पूरा कंटेंट आप सभी को मिल जाएगा। ठीक, आप सभी इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं पर डेली क्या करूँगी, एक एक चैप्टर के एक एक वीडियो क्या लेकर आऊँगी। हाँ, पेपर सेकेंड के साथ साथ ही पेपर फर्स्ट के भी हम प्रादेशिक भूगोल जो पेपर फर्स्ट है 5th सेमेस्टर का, उसका भी बुक के कंटेंट को लेकर आऊँगी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी सोल्यूशन आप सभी को पहुँचाऊँगी। साथ में ही प्रैक्टिकल में क्या कैसे क्या होता है, ये भी आप सभी को बताया जाएगा। तो आगे चलते हैं, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए देखते हैं। यहाँ पर अब सुदूर संवेदन का परिचय दिया हुआ है कि परिचय ये होता क्या है। तो सुदूर संवेदन जो है वर्तमान समय में, सुदूर संवेदन क्या है, जो ये वर्तमान समय में अंतरिक्ष तकनीकी के क्षेत्र में जिस नई या क्रांतिकारी सूचना संग्रहण और मानचित्र विधि का विकास व प्रयोग हो रहा है, वह सुदूर संवेदन तकनीक कहलाता है। ठीक, यहाँ नोट देख लीजिए। आप सभी अगर नोट्स इसका बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। बाकी ये जो मैंने जो अभी पढ़ा ये यहाँ से यहाँ तक था। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें पारस्परिक सर्वेक्षण विधियों की तुलना में सूचनाओं व सांख्यिकी का शीघ्र संग्रहण मुमकिन हो गया है। इसमें वायुयानों व अंतरिक्षयानों द्वारा प्राप्त फोटो चित्रों के माध्यम से भू संसाधन की टोह, मॉनिटरिंग एवं मापन, वायु एवं जल प्रदूषण सर्वेक्षण व मानचित्रण इत्यादि कार्य आते हैं। इस तकनीक का भौगोलिक प्रयोग की दृष्टि से भू संसाधन सर्वेक्षण आवश्यक कार्य है। अब इसको प्राचीन समय में भी कुछ चीज़ें हुई हैं, तो देखते हैं। आगे दिया है, प्राचीन समय से ही मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा रही है कि ब्रह्मांड या अंतरिक्ष के बारे में अधिकाधिक जानकारी ग्रहण किया जाए ना। तो उस समय ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों, निहारिकाओं, उल्काओं एवं धूमकेतुओं को देखने के लिए दूरबीन का क्या किया जाता था, दूरबीन का उपयोग होता था। ठीक, अब यहाँ पे आप सभी देख लीजिए कि उस समय क्या करते थे, प्राचीन समय में दूरबीन का यूज करते थे इन सभी चीज़ों को देखने के लिए। फिर आगे बताया जा रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। बाकी आगे बताया जा रहा है, आगे क्या बताया जा रहा है देखिए। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि उपयोग होता था, लेकिन आज सुदूर संवेदन विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे तकनीकी उपकरणों का विकास हो गया है जिनके द्वारा दृश्य प्रकार के तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ के द्वारा ब्रह्मांड यूनिवर्स को देखा जा सकता है। वायुयानों व मनुष्य द्वारा बने उपग्रहों के विकास ने सुदूर संवेदन के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी है। आधुनिक विकसित उपकरणों को वायुयानों और उपग्रहों में रखकर सुदूर से पृथ्वी के प्रतिबिंबों को लिया जाता है एवं सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं। उपग्रहों के विकास से पहले अंतरिक्ष से ये सूचनाएं ग्रहण करने का कार्य स्वतः
प्रक्षेपण व प्रकाश फोटोग्राफी तक सीमित था। ठीक, आगे दिया है सन 1960 के बाद सुदूर संवेदन तकनीकी में इतना अधिक सुधार हुआ है कि वर्तमान में यह ग्लोबली वातावरण के प्रत्येक पक्ष को समझने में मुख्य भूमिका निभा रही है। ठीक, आगे दिया है वर्तमान में सुदूर संवेदन एक क्रांतिकारी विज्ञान की भांति उभर कर सामने आया, जिसका व्यवहारिक उपयोग हर क्षेत्र में होने लगा। विभिन्न क्षेत्रों में सुदूर संवेदन का उल्लेखनीय योगदान है, जैसे भूविज्ञान, भौगोलिक घटनाओं, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के प्रयोग व संरक्षण, भूमि उपयोग, प्राकृतिक आपदाओं व मौसम विज्ञान। धीरे धीरे यह विषय अनुसंधान कार्यों अलावा विश्वविद्यालयों व स्कूल स्तर तक पाठ्यक्रमों में भी शामिल होने लगा, जिससे शिक्षण संस्थाओं में भी इसे के व्यवहारिक अध्ययन का महत्व काफ़ी बढ़ गया। तो ये थी सुदूर संवेदन का परिचय ना, यहाँ से हमने देखा सुदूर संवेदन का परिचय। अब आगे स्क्रॉलिंग करते हुए हम चलेंगे सुदूर संवेदन का अर्थ क्या होता है। स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, आप सभी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पॉज करके ले लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। तो अब देखते हैं सुदूर संवेदन का अर्थ। तो सुदूर संवेदन जो है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि सुदूर संवेदन का अर्थ क्या होता है। तो सुदूर संवेदन जो है को अंग्रेजी में रिमोट सेंसिंग कहते हैं। सुदूर संवेदन को अंग्रेजी में रिमोट सेंसिंग कहते हैं। अब यह शब्द आया है कहाँ से? तो यह शब्द रिमोट तथा सेंसिंग से निर्मित हुआ है, जिसमें रिमोट का अर्थ दूर से और सेंसिंग का अर्थ पहचानना। सेंसिंग मतलब आप सभी हम ह्यूमन बॉडी भी क्या करता है, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए किसका यूज करता है? सेंस का यूज करता है ना। कई सारे सेंस होते हैं, स्मेल ऑफ सेंस, टच ऑफ सेंस, देखने के लिए भी सेंस होता है कि हाँ देख कर भी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर अच्छा है तो ठीक, खराब है तो घबरा जाते हैं वगैरह। तो सेंस जो है वो एक माइंड को क्या करता है, बताता है कि ये चीज़ आपके लिए सही है या गलत है। ठीक, आगे देखते हैं। यानी किसी वस्तु अथवा परिघटना को बिना हुए या बिना स्पर्श किए हुए सूचना ग्रहण करने को क्या कहते हैं? सुदूर संवेदन कहते हैं। ठीक, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो सुदूर संवेदन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आप सभी को पता चल गया। सुदूर संवेदन का अंग्रेजी होता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट का होता है, आगे देखेंगे। यहाँ से आप सभी ने देखा कि यानी किसी वस्तु अथवा परिघटना को बिना हुए या बिना स्पर्श किए हुए सूचना ग्रहण करने को हम क्या कहते हैं? सुदूर संवेदन कहते हैं। आगे दिया हुआ है संवेदन कहा जाता है। अब आगे इसी में बोला गया है कि साधारण अर्थ में सामाजिक, आर्थिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों को बिना स्पर्श किए हुए दूर से ही सूचना ग्रहण करने की तकनीक को सुदूर संवेदन कहा जाता है। हम अपने चारों तरफ जो कुछ देखते हैं उन सभी को क्या का नियम पारित होता है। जैसे टीवी देखते समय हमारी आंखें एक संवेदक का काम कर रही हैं। ये संवेदक टीवी के लिखे हुए तथा बिना लिखे हुए स्थानों से परावर्तित प्रकाश अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण के तदनुरूपी आवेगों को प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद से आवेग आपके मस्तिष्क में आ जाते हैं। यहाँ एक प्राकृतिक कंप्यूटर के द्वारा इनका साथ साथ विश्लेषण हो रहा है। इस विश्लेषण से मिली सूचना के आधार पर यह ज्ञात हो जाता है कि टीवी के काले भाग वास्तव में अक्षरों से निर्मित तथा वाक्य और आप इन वाक्यों में निहित अर्थ को समझ रहे हैं। महाभारत के समय में संजय द्वारा हस्तिनापुर से ही कुरुक्षेत्र में कौरवों तथा पांडवों के मध्य के महाभारत युद्ध का वर्णन किया गया, उसे भी सुदूर संवेदन कह सकते हैं। तो ये बताया गया कि सुदूर संवेदन कैसे क्या हो रहा है। आगे देखते हैं। आगे दिया है सुदूर संवेदन शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1960 में एवलिन प्रूट के माध्यम से किया गया। ये आप सभी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुदूर संवेदन का शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, कब किया था? तो 1960 में एवलिन प्रूट ने किया था। आगे दिया है के माध्यम से किया गया। मिशिगन विश्वविद्यालय को वालेरन लेबोरेटरीज, जिसे वर्तमान में मिशिगन पर्यावरण शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है, पर यह सुदूर संवेदन का विकास हुआ। वस्तुतः सन 1960 से पूर्व
सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग शब्द अत्यधिक प्रचलित नहीं था, लेकिन वर्तमान में यह वैज्ञानिक व तकनीक विशेषज्ञों में एक आकर्षक विषय के रूप में प्रचलित है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आप सभी इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे हम चलते हैं। अब सुदूर संवेदन की परिभाषाएं देखते हैं कि परिभाषाएं कैसी दी हुई हैं। तो आगे यहाँ पे आप सभी को परिभाषाएं बताई हुई हैं। सुदूर संवेदन की परिभाषाएं क्या है? तो सुदूर संवेदन का तात्पर्य है किसी दूर स्थित घटना, वस्तु या धरातल के संदर्भ में सूचनाओं व आंकड़ों को अर्जित करना। अन्य शब्दों में सुदूर संवेदन का तात्पर्य है कि बिना किसी भौतिक संपर्क के किसी वस्तु या घटना से संबंधित सूचनाएं एकत्र करना। सुदूर संवेदन की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है पहला यहाँ दिया हुआ है कैंपबेल के शब्दों में। तो कैंपबेल के शब्दों में क्या दिया हुआ है? सुदूर संवेदन एक ऐसा अभ्यास है जो शीर्ष परिदृश्य से प्राप्त प्रतिबिंबों के उपयोग द्वारा पृथ्वी के भूमि तथा जल तलों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करता है तथा जिनमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को एक या एक से अधिक प्रदेशों से विद्युत चुंबकीय विकिरण में परावर्तन या उत्सर्जन का प्रयोग किया जाता है। ये कैंपबेल के शब्दों में बोला गया है। आगे देखते हैं। अमेरिकन राष्ट्रीय शैक्षिक विज्ञान के अनुसार फिर दिया है, इसमें बैरेट एवं कर्टिस ने क्या कहा है? किसी निश्चित दूरी से किन्हीं युक्तियों द्वारा किसी लक्ष्य के अवलोकन को सुदूर संवेदन कहते हैं। लिंटीज एवं सिमोनेट के द्वारा बोला गया है, बिना छुए या संपर्क के किसी वस्तु के बारे में भौतिक आंकड़ों की प्राप्ति करना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। नेक्स्ट है फिशर के शब्दों में दिया है, सुदूर संवेदन एक ऐसी कला या विज्ञान है जो बिना किसी संपर्क के किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। आगे नेक्स्ट दिया है कोलवेल के अनुसार। तो कोलवेल के अनुसार जो दिया है, बोला है कि विस्तृत अर्थों में सुदूर संवेदन शब्द का अर्थ है किसी निश्चित दूरी से टोह लेना या सर्वेक्षण करना। ठीक, आगे नेक्स्ट है फ्लायट एफ सॉबिन्स के अनुसार सुदूर संवेदन शब्द का तात्पर्य उन विधियों से है जिनमें किसी लक्ष्य को पहचानने तथा उनके लक्षणों को मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैसे प्रकाश, उष्मा व रेडियो तरंगों को प्रयोग में लाया जाता है। आगे आते हैं, देखते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है तरंग दैर्घ्य। क्या है? तरंग दैर्घ्य के बारे में बोला गया है, तरंग दैर्घ्य के परावैगनी से लेकर रेडियो प्रभाग में आंकड़ों को एकत्र करने की व्यवहारिकता अथवा अभ्यास को सुदूर संवेदन कहते हैं। नेक्स्ट, किसी घटना अथवा वस्तु के संबंध में शीघ्र एवं तीव्र टोह लेना सुदूर संवेदन कहलाता है। तो कई प्रकार से यहाँ कई परिभाषाएं दी हुई हैं, जिसमें से आप सभी को जो सही लगे उसमें से 2 या 3 परिभाषाएं आप सभी याद रख लीजिए। आगे दिया है BL डिक स्टूलू तथा जॉर्ज जोसेफ के शब्दों में क्या बोला गया है? सुदूर संवेदन एक अंतरानुशासिक क्रिया है जिसमें किसी सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म से प्रेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण करके प्राकृतिक संसाधनों का तालिका, मॉनिटरिंग व आंकलन करते हैं। आगे, सुदूर संवेदन एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम किसी स्थान, वस्तु या परिघटना से दूर स्थित किसी युक्ति अर्थात सुदूर संवेदक द्वारा ग्रहण किए गए परावर्तित प्रकाश के आवेगों का विश्लेषण करके समांकों या प्रतिबंधों के माध्यम से उस स्थान, वस्तु या परिघटना के संबंध में इच्छित जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये थी परिभाषाएं कुछ जो इम्पोर्टेंट थी, आप सभी देख लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं सुदूर संवेदन की आवश्यकताएं। आखिरकार सुदूर संवेदन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? ठीक, तो यहाँ देखते हैं सुदूर संवेदन की आवश्यकता। तो आवश्यकता पहला नंबर में दिया है, आवश्यकता में दिया है सुदूर संवेदन एक अंतरानुशासिक क्रिया है जिसमें किसी सुदूर प्लेटफॉर्म से प्रेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण करने, प्राकृतिक संसाधनों की तालिका, मॉनिटरिंग व मूल्यांकन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट दिया है प्रदूषण की समस्या तथा जलवायु के क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान जैसे कार्यों को पूरा करने में मदद प्राप्त करने के लिए सुदूर संवेदन की आवश्यकता हुई। तीसरा है आर्थिक कार्यों के अलावा समस्त देशों में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सुदूर संवेदन की आवश्यकता हुई। चौथा है फसल
फसलनाशक जीवों तथा रोगों की चौकसी मृदा आर्द्रता अनुमान लगाने हेतु हुई। 5वां है प्रदूषण मॉनिटरिंग, महासागर उत्पादकता, समुद्र तल उद्भव के प्रभाव, वर्षण अनुमान, जैव विविधता तथा जैव मात्रा के अनुमान लगाने हेतु सुदूर संवेदन का प्रयोग हुआ। 6 है भू संपत्ति मानचित्रण व संसाधन प्रबंधन के प्रति रूपों की रचना करने हेतु हुआ। तो अगर आप सभी को लॉन्ग क्वेश्चन में आए कि सुदूर संवेदन को परिभाषित कीजिए, तो पहले हम सुदूर संवेदन का अर्थ बताएंगे, अर्थ के बाद उसकी परिभाषाएं बताएंगे, फिर उसकी आवश्यकता क्यों हुई, फिर उसके उद्देश्य को बताएंगे, फिर उसकी सीमाएं क्या होती हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, यह सभी हम आगे पढ़ेंगे, बताएंगे, जानेंगे। इसका विकास कैसे हुआ ये देखेंगे। अब आगे देखते हैं सुदूर संवेदन के उद्देश्य। तो सुदूर संवेदन के उद्देश्य यहाँ पूरे दिए हुए हैं। तो पहला दिया हुआ है जैव विविधता के संदर्भ में पूर्वानुमान लगाना। दूसरा है अगम्य तथा दुर्गम क्षेत्रों का प्राथमिक मानचित्रण करना। तीसरा है मनुष्य व वातावरण के मध्य बदलते संबंधों की जानकारी अर्जित करना। चौथा है पर्यावरण प्रदूषण तथा अवनयन का ज्ञान अर्जित करना। 5वां है पारस्परिक सर्वेक्षण के स्थान पर कम समय में व्यापक क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना। 6ठा है भूमंडलीय समस्याओं जैसे वैश्विक तपन, हिम क्षेत्रों का पिघलना, हरित गृह प्रभाव, जल स्तर का बढ़ना तथा ओजोन अवक्षय की जानकारी देना सुदूर संवेदन का उद्देश्य है। आगे देखते हैं अब क्या दिया हुआ है सुदूर संवेदन का महत्व। तो सुदूर संवेदन का महत्व क्यों है जरूरी? तो सुदूर संवेदन कोई नया विषय नहीं है, लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों में सुदूर संवेदन की तकनीकों में इतना सुधार हुआ है कि वर्तमान में ग्लोबली वातावरण को समझने का एकमात्र सबसे अनिवार्य साधन बन गया है। आज सुदूर वन संसाधन के क्षेत्र में वन मानचित्रण, दावानल पहचान, दावानल मतलब कि जो फॉरेस्ट में आग लगती है उसको दावानल कहते हैं, घास स्थल मानचित्रण, स्थानांतरण कृषि क्षेत्र में फसल तालिका, मृदा वर्गीकरण, क्षारीय तथा लवण मृदा का मानचित्रण, व्यर्थ भूमि का सीमांकन, भूमि प्रयोग मानचित्रण, अनावृष्ट मॉनिटरिंग, जल संसाधन के क्षेत्र में भूपृष्ठ जल तालिका, हिम जल प्रवाह, सिंचाई जल प्रबंधन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सीमांकन, भूमि ज्ञान के क्षेत्र में भौजल मॉनिटरिंग, भूवैज्ञानिक मानचित्रण तथा खनिजों की खोज पर्यावरण क्षेत्र में नगर स्वप्रवास में होता है। तो इन जगहों पर क्या होता है सुदूर संवेदन का प्रयोग होता है, इसीलिए इसकी महत्वता अधिक है। इस प्रकार भौगोलिक अध्ययन में इसका हम विशेष अध्ययन स्थान रखते हैं और अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं सुदूर संवेदन का क्षेत्र। तो सुदूर संवेदन के क्षेत्र में भू विज्ञान आता है, जल विज्ञान के अंतर्गत आता है, मौसम विज्ञान के अंतर्गत आता है और समुद्र विज्ञान के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ पे जो सुदूर संवेदन का क्षेत्र दिया है इन सभी के अंतर्गत आता है। जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशिनियोग्राफी, इन सब के अंतर्गत क्या है हमारा सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग आता है। आगे दिया है मिट्टी कृषि वन, 6ठा है मानचित्र कला, 7वां है भूमि प्रयोग विश्लेषण। इन सभी में भी क्या किया जाता है सुदूर संवेदन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अब दिया है सुदूर संवेदन का ऐतिहासिक विकास। अब सुदूर संवेदन का ऐतिहासिक विकास कब हुआ, कैसे हुआ देखते हैं। यहाँ दिया है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के साथ ही साथ सुदूर संवेदन के अंतरिक्ष युग का आरंभ हुआ था। चूंकि वायुयानों को एक निश्चित सीमा से ऊंचा नहीं उड़ाया जा सकता, अतः वायु फोटोग्राफी के माध्यम से किसी बड़े क्षेत्र अथवा देश को एक ही वायु फोटो चित्र में दर्शाना संभव नहीं होता। इसी कारण वायु फोटोग्राफी के द्वारा होने वाले स्थलाकृति सर्वेक्षणों में संलग्न क्षेत्रों के वायु फोटो चित्रों को जोड़कर फोटोमोजैक तैयार करने पड़ते हैं। किसी बृहद क्षेत्र के फोटो मोजैक के लिए एक तरफ समस्त आवश्यक वायु फोटो चित्र पाने में पर्याप्त समय, श्रम तथा धन की जरूरत होती है और दूसरी तरफ विभिन्न उड़ानों में खींचे जाने के कारण ये वायु फोटो चित्र विभिन्न समय की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। संक्षेप में वायु फोटोग्राफी की मदद से अपेक्षाकृत बृहद क्षेत्रों में दूर दूर तक व्याप्त परिघटनाओं की एक साथ चौकसी सर्वेलांस व मॉनिटरिंग करना अत्यधिक दुर्लभ है। इस समस्या का समाधान खोजने के प्रयास में वैज्ञानिकों का ध्यान अंतरिक्ष की तरफ आकर्षित हुआ था।
तो इस तरीके से लोगों ने रिमोट सेंसिंग का विकास करने के लिए सोचा। आगे देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, फिर यहाँ से देखते हैं, फिर दिया है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने अपने V2 रॉकेट के द्वारा ब्रिटेन पर काफ़ी बमबारी की थी, लेकिन युद्ध में जर्मनी के द्वारा आत्मसमर्पण करने पर उसके बचे हुए V2 रॉकेट को अध्ययन के लिए अमेरिका में लाया गया। इन रॉकेट का अध्ययन करने के बाद सन 1949 में न्यू मैक्सिको की व्हाइट सैंड नामक स्थान से पहली बार एक सोपानी रॉकेट छोड़ा गया, जिसका ऊपरी भाग अथवा अपर स्टेज वायुमंडल को चीरता हुआ समुद्र तल से करीब 390 किलोमीटर की ऊंचाई तक चला गया था। इस रॉकेट का निचला भाग अथवा लोअर स्टेज जर्मनी के V2 रॉकेट का ही एक संशोधित रूप था। अतएव V2 रॉकेट को वर्तमान अंतरिक्ष यानों का पूर्वज कह सकते हैं। सन 1950 के दशक में रॉकेट तकनीक व अंतरिक्ष विजय के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं तत्कालीन सोवियत संघ के बीच एक स्पर्धा पैदा हो गई। सन 1955 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस में यह घोषणा हुई थी कि सन 1957 से 58 के अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर में संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष में एक कृत्रिम उपग्रह छोड़ेगा। लेकिन इस प्रस्तावित उपग्रह से पहले तत्कालीन सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर सन 1957 को स्पुतनिक नामक अपने प्रथम उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ दिया। आगे देखते हैं, उसके बाद पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए इस उपग्रह के माध्यम से भेजे गए रेडियो संकेत संपूर्ण विश्व में प्राप्त हुए थे। इस सफलता ने अंतरिक्ष युग के वास्तविक आरंभ को चिन्हित कर दिया। सन 1959 के जनवरी, सितंबर तथा अक्टूबर माह में सोवियत संघ ने 3 और उपग्रह लूनिक 1, लूनिक 2 तथा लूनिक 3 अंतरिक्ष में छोड़े थे। इनमें लूनिक 1 चंद्रमा से करीब 6400 किलोमीटर दूरी रहकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया था। लूनिक 2 चंद्रमा की सतह से टकरा गया और लूनिक 3 ने चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए पहली बार चंद्रमा के उस भाग के फोटो चित्र लिए थे जो भाग हमारी पृथ्वी के समक्ष कभी भी नहीं आता। 12 अप्रैल सन 1961 को पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन नामक व्यक्ति को संसार का प्रथम अंतरिक्ष मानव यात्री बनने का गौरव मिला। उसने अपनी 1 घंटा 48 मिनट की अंतरिक्ष यात्रा में वोस्टक अंतरिक्ष यान के माध्यम से करीब 325 किलोमीटर ऊंचा उड़ते हुए संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाया था। सन 1960 से 61 में अमेरिका वियतनाम युद्ध के समय फोटोग्राफी की एक ऐसी तकनीक की जानकारी हुई जिसने अंतरिक्ष उड़ानों के सैन्य व शांतिकालीन प्रयोगों को स्पष्ट कर दिया। इस युद्ध में खाकी वर्दी पहने वियतनामी गुरिल्ला छापामार सैनिक हमला करने के पश्चात वनों एवं जंगलों में छिप जाते थे और अमेरिका के टोही विमान वनों में इन छापामारों की क्रियाओं ठिकानों की जानकारी लगाने में असक्षम थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए वायुयानों के कैमरे में मिथ्या रंग फोटोग्राफिक फिल्म प्रयोग की गई, जिसमें हरी वनस्पति का रंग लाल व खाकी वर्दी का रंग नीला आने के कारण न सिर्फ छापामारों की खोज करने का कार्य आसान हुआ बल्कि यह भी मालूम हो गया कि मिथ्या रंग फोटोग्राफी की मदद से वन व कृषि संसाधनों का सफलतापूर्वक मॉनिटरिंग किया जा सकता है। इस प्रकार सन 1960-61 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ पुरोगामी देशों के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अंतरिक्ष की खोज के साथ साथ सुदूर संवेदन के माध्यम से संसाधनों के मॉनिटरिंग का एक नवीन आयाम जुड़ गया। संयुक्त राज्य के मरकी, जेमिनी और अपोलो कार्यक्रम उपयुक्त कथनों के उत्तम उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए टॉपिक था, इसे आप सभी ध्यान से
पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए। आगे इसका देखते हैं क्या अब आगे इसकी विकास के बारे में क्या दिया है। सन 1961 में मरकरी उपग्रह योजना, उसके बाद अपोलो योजना तथा सन 1972 में ARTS-1, इसका फुल फॉर्म है अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, उपग्रह के धरातलीय संसाधनों से संबंधित सूचनाएं मिलने लगी। कालांतर में संयुक्त राज्य अमेरिका में ही लैंडसैट श्रृंखला के अंतर्गत सर्वेक्षण के लिए कई उपग्रहों को प्रेषित किया गया। फ्रांस व ब्रिटेन यूरोपीय देश की भी उपग्रह जो है प्रक्षेपण तकनीक में पीछे नहीं रहे। फ्रांस द्वारा प्रक्षेपित स्पॉट भी विशेष कृत्रिम उपग्रह था, ठीक, जो संसाधनों के संदर्भ में सूचनाएं प्रदान करता रहा। इस प्रकार कई देशों के उपग्रह तकनीक संसाधनों से संबंधित सूचनाएं प्रबंध एवं अनेक क्षेत्रों में विशेष योजना बनाने का प्रयोग करने लगे। आगे दिया है भारत के बारे में, ये तो विश्व का था, विश्व में कैसे क्या हो रहा था, भारत ने क्या किया सुदूर संवेदन के क्षेत्र में, ये देखते हैं। तो भारत में यहाँ दिया है कि भारत में सन 1966 में राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन अभिकरण NRS से हैदराबाद एवं इंडियन एयर फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना के साथ सुदूर संवेदन तकनीक के उपयोग का आरंभ हुआ। तो भारत में कब आरंभ हुआ, ये आप सभी को पता चल गया। अंतरिक्ष तकनीक का वास्तविक विकास भारत में सन 1975 में कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रेक्षण के साथ शुरू होता है। उसके बाद सन 1969 में भास्कर 1, सन 1981 में भास्कर 2 अंतरिक्ष में प्रेषित हुए। सन 1988 में ERS-IA के प्रेक्षण के पश्चात भारत कई धरातली सूचनाओं को संग्रहित करने तथा उनका विश्लेषण करने वाला मुख्य देश बन गया। उसके पश्चात भारत ने विकसित तकनीकी वाले अनेक उपग्रह छोड़े, जिससे देश का सूचना तंत्र व संसाधनों के विश्लेषण मानचित्रण का कार्य आसानी पूर्वक होता है। इस तरह सुदूर संवेदन तकनीक ने कई विषयों के अध्ययन क्षेत्र व विधि में क्रांति पैदा कर दी। भूगोल में तो सुदूर संवेदन का उपयोग महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि कई संसाधनों के सर्वेक्षण, विश्लेषण एवं मानचित्रण में पारस्परिक विधियों में लगने वाला समय, श्रम तथा लागत सामान्यतः सुदूर संवेदन तकनीक के अनुप्रयोग से घटती जा रही है। दूसरा कथन यह है कि इसमें विभिन्न सूचनाओं के त्वरित प्रेषण की सुविधा भी है, मतलब कि तुरंत जल्दी से कम समय में कम श्रम में सूचनाएं हमें क्या है प्राप्त हो जा रही हैं। तो अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए जियोग्राफी के पेपर सेकेंड, GIS पेपर, रिमोट सेंसिंग एंड GIS पेपर सेकेंड के चैप्टर नंबर 2 विद्युत चुंबकीय विकिरण, विशेषताएं, स्पेक्ट्रल प्रदेश तथा वेंडस क्या होते हैं, हम बुक के कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप सभी कंटिन्यू मेरे चैनल पर बने रहिए, तभी आप सभी को मेरी वीडियो मिलती रहेगी। और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ वीडियो तो आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी दिए हैं, लॉन्ग शॉर्ट MCQ आप सबके लिए, ये भी देखते जाइए। पहला दिया है लॉन्ग में, सुदूर संवेदन का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता, महत्व एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। दूसरा है सुदूर संवेदन को परिभाषित करते हुए इसके ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। फिर शॉर्ट वाले में है सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं, सुदूर संवेदन को परिभाषित कीजिए, सुदूर संवेदन की आवश्यकताएं बताइए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक। अब इसका MCQ भी देख लेते हैं, MCQ वाला भी दिया है। नेक्स्ट यहाँ दिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सुदूर संवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, तो सबसे पहले कब हुआ था आप सभी बताइए। सुदूर संवेदन का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो आप सभी बताइए, 1960 में हुआ था। तीसरा है किसने कहा कि सुदूर संवेदन एक ऐसी कला या विज्ञान है जो बिना किसी संपर्क के किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो किसने कहा था, तो फिशर ने कहा था, इसका फिशर हो जाएगा। चौथा है सुदूर संवेदन का अर्थ
सुदूर संवेदन का क्षेत्र क्या है, तो सुदूर संवेदन के ये सभी क्या है, क्षेत्र है, भूविज्ञान, मानचित्र कला, मौसम विज्ञान, ये सभी हैं। पांचवा सुदूर संवेदन का उद्देश्य क्या है, तो ये सभी उद्देश्य होते हैं। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 2 लेकर आऊंगी। धन्यवाद।